जरा सोचिए, आज के समय में जब हम हर तरफ सूचनाओं के महासागर में हैं, या कहें कि जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का दौर है, हमारे फोन लगातार बज रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। और हम अक्सर एक अजीब सी चिंता या एक तरह की नकारात्मकता से घिरे रहते हैं। ऐसे माहौल में किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, फोकस तो जैसे गायब ही हो गया है। बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे स्रोत एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह हैं, जो पूरी तरह से आशावाद, प्रगति और मानवता के एक बेहद विशाल दृष्टिकोण से भरे हुए हैं। हाँ, और ये दृष्टिकोण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत भी है। जी, तो आज हम एक ऐसी धरोहर के बारे में बात करेंगे जिससे प्रभात संगीत यानी नए सवेरे के गीत कहा जाता है। इसके रचनाकार हैं प्रभात रंजन सरकार, जो कि एक बहुत ही विजनरी विचारक थे। एकदम। और हमारा आज का मिशन सिर्फ एक संगीत एल्बम या किसी आर्टिस्ट पर बात करना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मात्र 8 वर्षों में, जी हाँ, केवल 1982 से 1990 के बीच रचे गए 5018 गीत सिर्फ धुन और शब्द नहीं है, बल्कि वो उससे कहीं बढ़कर है। हाँ, वो भविष्य की मानवता के लिए एक पूरा का पूरा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यता का ब्लूप्रिंट है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये बात मुझे व्यक्तिगत रूप से हैरान कर देती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम 5018 गीतों का आंकड़ा सुनते हैं तो हमारा दिमाग इसे तुरंत प्रोसेस नहीं कर पाता। बिल्कुल, वो नंबर ही इतना बड़ा है। जी, अगर हम इसका गणित निकालें तो 8 साल तक लगातार बिना एक भी दिन रुके, बिना किसी छुट्टी के, हर दिन लगभग 2 नई रचनाएं तैयार करना। हर दिन 2 नई रचनाएं, ये तो मतलब सोच से ही परे हैं। हाँ, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये इंसानी क्षमता और रचनात्मकता की उस चरम सीमा को दर्शाता है जिसे छू पाना लगभग असंभव माना जाता है। सही कहा। और एक क्रिटिकल सोच वाले व्यक्ति के नज़रिए से मेरे मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या रोजाना 2 गीत लिखने से गुणवत्ता या कहें क्वालिटी से समझौता नहीं होता? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। मतलब अगर कोई इंसान एक मशीन की तरह गाने लिख रहा है, तो क्या वो सारे गाने एक जैसे नहीं लगने लगेंगे? क्या उनमें वो गहराई आ पाएगी जो एक कालजयी रचना में होती है? ये एक बहुत ही शानदार और प्रासंगिक सवाल है। अक्सर होता यही है कि जब मात्रा या क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी गिर जाती है। बिल्कुल, यही आम धारणा है। लेकिन प्रभात संगीत के साथ जो हुआ वो इसका बिल्कुल उल्टा है। इन 5018 गीतों में जो विविधता है वो सच में चौंकाने वाली है। मतलब उन्होंने धुनों को रिपीट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ एक ही तरह की धुन या एक ही राग को बार बार इस्तेमाल नहीं किया। हमारे स्रोतों के अनुसार ये शास्त्रीय रागों, पारंपरिक लोक धुनों और बिल्कुल नई मौलिक धुनों का एक अद्वितीय संगम है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जी, प्रभात रंजन सरकार ने सिर्फ संगीत के स्थापित व्याकरण का पालन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कई जगहों पर उसे एक नई दिशा दी। यानी अगर मैं सही समझ रहा हूं तो उन्होंने अपनी एक अलग ही म्यूजिकल लैंग्वेज तैयार कर ली थी। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत की गंभीरता को लिया, उसमें फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत की मिट्टी की महक मिलाई और फिर अपनी तरफ से कुछ ऐसी बिल्कुल नई धुनें ईजाद की जो पहले कभी सुनी ही नहीं गई। क्या बात है। और अगर हम इन गीतों के विषयों पर नजर डालें तो ये और भी ज्यादा हैरान करता है। विषय किस तरह के थे इनमें? ये गीत सिर्फ किसी एक भावना तक सीमित नहीं है। इन रचनाओं के अंदर भक्ति का चरम है, मिस्टिसिज्म यानी रहस्यवाद की गहराइयां हैं, प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव है। बहुआयामी रचनाएं हैं ये। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें एक बहुत ही शक्तिशाली सामाजिक जागरण और सार्वभौमिक मानवतावाद, जिसे हम यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म कहते हैं, उसका दर्शन पिरोया गया है। और यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी ऐसी ऐतिहासिक और विशाल उपलब्धि के बारे में सुनते हैं, जी, एक ऐसा व्यक्ति जो रोजाना इतनी उच्च कोटि की रचनाएं कर रहा है जिसमें प्रकृति, समाज और ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है, तो मन में यही आता है कि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल, इसे तो विश्व स्तर पर सराहा जाना चाहिए था। हाँ, मतलब ये तो ग्रैमी अवार्ड्स या नोबेल पुरस्कार के स्तर की बात लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने विशाल दृष्टिकोण और संपूर्ण मानवता को दिशा देने वाली इतनी प्रगतिशील सोच के बावजूद विश्व स्तर पर इस महान योगदान को बड़े पैमाने पर पहचाना ही नहीं गया है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे नोट्स भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये ग्लोबली अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। ये कैसे संभव है कि संगीत और दर्शन का इतना बड़ा खजाना हमारी आंखों के सामने मौजूद हो और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उससे पूरी तरह अनजान हो? देखिए, ये मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना रही है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम देखेंगे
कि अक्सर जो विचार या रचनाएं अपने समय से बहुत आगे होती हैं, जिन्हें हम अवांट-गार्ड कहते हैं। एकदम सही, उन्हें तुरंत वो वैश्विक पहचान नहीं मिल पाती। प्रभात संगीत कोई ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट या व्यावसायिक उत्पाद नहीं था जिसे बाजार की पीआर रणनीतियों के तहत प्रचारित किया गया हो। यानी इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मार्केटिंग मशीनरी नहीं लगी थी जो इसे जबरदस्ती हिट कराने की कोशिश कर रही हो। एकदम सही, ये एक गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक अभिव्यक्ति थी। ये संगीत केवल लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं रचा गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह समाज के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाने का एक बेहद सुविचारित प्रयास था, और अक्सर मेन स्ट्रीम का जो शोर होता है उसमें ऐसी गहरी और शांत क्रांतियां छिप जाती हैं। ये तो है, शोर में अक्सर अच्छी आवाजें दब जाती हैं। पर यह पहचान की कमी इसके महत्व को रत्ती भर भी कम नहीं करती, बल्कि अगर हम आज के समय को देखें, जब दुनिया इतनी विभाजित है, धर्म, जाति और सीमाओं के नाम पर रोज झगड़े हो रहे हैं, हाँ, हर जगह बस एक तनाव का माहौल है, तब यह सभ्यता का ब्लूप्रिंट पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाता है। ये बात मुझे सच में बहुत गहराई तक छू गई कि कैसे एक सच्ची कला सिर्फ तालियां बटोरने के लिए नहीं बल्कि समाज को ऊपर उठाने के लिए रची जाती है। यही इसकी असली खूबसूरती है। और इस प्रासंगिकता और गहराई को असल में महसूस करने के लिए मुझे लगता है कि हमें सीधे उनके काम के एक छोटे से हिस्से को करीब से देखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए आज के हमारे स्रोत में दिए गए एक विशेष गीत पर अपनी चर्चा को केंद्रित करते हैं। यह है प्रभात संगीत संख्या 258। बहुत ही बेहतरीन चुनाव है। ये एक ऐसा गीत है जो पूरे प्रभात संगीत के सार को बहुत ही सुंदरता से समेटता है। जब मैंने इसके बोल पढ़े तो मैं बता नहीं सकता कि इसके शब्दों की ऊर्जा ने मुझे किस तरह से बांध लिया। अरुण तोमार भोरे रे आलोय आमाय संगे नेबे ना, अरुण तोमार भोरे रे आलोय आमाय संगे नेबे ना, विश्व भुवन रांगिए आमार, विश्व भुवन रांगिए आमार, संगे कथा कबे ना, आमाय संगे नेबे ना। अरुण तुमार भोरे रालोय आमाय संगे ने बेना, विश्व भुवन रंगिए अमर संगे कथा को बेना। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो कुछ इस तरह है। हे सूर्य के सारथी, अपनी भोर की रोशनी के साथ क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगे? मेरे इस पूरे ब्रह्मांड को लाल रंग में रंगने वाले, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? हाँ, सुनने में ये एक बहुत ही भावुक प्रार्थना है। वही तो, ये सुनने में खूबसूरत प्रार्थना लगती है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके पीछे का रूपक या जो मेटाफर है वो कहीं ज्यादा गहरा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। अगर हम इसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ की परतें खोलें तो यहाँ सूर्य का सारथी यानी अरुण सिर्फ एक प्राकृतिक घटना या रोज सुबह सूरज के उगने का वर्णन नहीं है। तो ये किस चीज का प्रतीक है? यह उस सर्वोच्च चेतना या उस मार्गदर्शक शक्ति का प्रतीक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाती है। यानी ये सिर्फ बाहर के सूरज की बात नहीं हो रही है, बल्कि इंसान के अंदर के जागरण की बात हो रही है। बिल्कुल। और जब वे लाल रंग में रंगे ब्रह्मांड यानी क्रिम्सन यूनिवर्स की बात करते हैं तो हमें रंगों के मनोविज्ञान को समझना होगा। लाल रंग को यहाँ किस संदर्भ में लिया गया? लाल रंग यहाँ ऊर्जा, नवजागरण और प्रेम की तीव्रता का प्रतीक है। जब सुबह होती है तो आसमान लाल हो जाता है, जो ये बताता है कि रात का अंधेरा अब पूरी तरह खत्म हो गया है। हाँ, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जी। गीत में जो व्यक्ति है वो उस परम सत्ता से कह रहा है कि जब तुम इस पूरी दुनिया को अपनी ऊर्जा से जगा रहे हो तो क्या तुम मुझे भी उस यात्रा में शामिल नहीं करोगे? ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसमें आगे कहा गया है कि मैं आपके साथ चलूंगा, अपने रंग को आपके रंग में मिला दूंगा और सभी के जीवन को रंगीन करके एक नई चेतना जगाऊंगा। चलबो तोमाय संगे निये, तोमार रंगे
রঙ মিলিয়ে চলবো তোমায় সঙ্গে নিয়ে তোমার রঙে রঙ মিলিয়ে সকল প্রাণকে রঙিন করে সকল প্রাণকে রঙিন করে জাগিয়ে নতুন চেতনা জাগিয়ে নতুন চেতনা আমায় সঙ্গে নেবে না আমায় সঙ্গে নেবে না यही इस गीत की आत्मा है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के मोक्ष या निजी मुक्ति की बात नहीं है। ये सिर्फ एक कोने में बैठकर ध्यान करने वाली बात नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं। ये तो किसी बड़ी क्रांति या समाज में एक बड़े बदलाव का आह्वान लग रहा है। यही वो बिंदु है जहाँ प्रभात संगीत पारंपरिक भक्ति संगीत से एकदम अलग हो जाता है। अपने रंग को तुम्हारे रंग में मिलाना, ये व्यक्तिगत अहंकार या ईगो को उस परम सत्ता के साथ जोड़ देने की बात है, समर्पण की बात है। हाँ, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? जैसा आपने कहा, सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं, गीत कहता है सकल प्राण के रंगीन करे जागिए नूतन चेतना, यानी हर एक जीवन में रंग भरना। जी, हर जीवन में रंग भरना और एक नई चेतना का जागरण करना। ये एक अत्यंत प्रगतिशील विचार है। यह व्यक्ति को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि उसे पूरे समाज की जिम्मेदारी लेने और सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा देता है। ये एक तरह का सामूहिक जागरण या कलेक्टिव अवेकनिंग है। और इसके आगे की जो पंक्तियां हमारे नोट्स में दी गई हैं, वे तो आज के हमारे समाज पर एक सीधा और सटीक प्रहार करती हैं। हाँ, वे पंक्तियां बहुत गहरी हैं। पंक्तियां हैं, সবার হিয়ায় করে নবঠাই সবাই আপন পর কেহু নাই সবার হিয়ায় করে নবঠাই সবাই আপন পর কেহু নাই একে ধরায় এসেছি গো একে ধরায় এসেছি গো একে ঋণী ভাবনা একে ঋণী ভাবনা আমায় সঙ্গে নেবে না অরুণ তোমার ভোরের আলোয় আমায় সঙ্গে নেবে না। इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। इसका अर्थ है कि सभी के दिलों में नई जगह बनाते हुए सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। हम सभी इस दुनिया में अकेले आए हैं और हम सभी एक ही समान चिंता या विचार साझा करते हैं। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये पंक्तियां सार्वभौमिक मानवतावाद या यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म के सबसे शुद्ध और सरल रूप को परिभाषित करती हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म को थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। जी जरूर। जैसे अगर मुझे इसे किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना हो जिसने कभी फिलॉसफी नहीं पढ़ी, तो हम इसे कैसे समझाएंगे? इसे एक बहुत ही आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक परिवार है। आप अपने परिवार के सदस्यों से प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। फिर आप उस दायरे को थोड़ा बड़ा करते हैं। आप अपने पड़ोसियों की परवाह करते हैं, फिर आप अपने शहर और अंततः अपने देश की परवाह करते हैं। बिल्कुल, हम धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाते हैं। पर हम अक्सर इंसानियत की बात तो करते हैं, लेकिन फिर भी खुद को देश, भाषा या धर्म की सीमाओं में बांट लेते हैं।
हम मान लेते हैं कि जो इस सीमा के पार है वो पराया है। यही तो सारी समस्याओं की जड़ें हैं आज के समय में। एकदम। लेकिन यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म इन सभी मानसिक और भौगोलिक दीवारों को गिरा देता है। ये कहता है कि इस पूरी धरती को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार मानो। एक वैश्विक परिवार। जी। गीत की लाइन सबाए आपन पर केहनाई, जिसका मतलब है सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, ये कोई कविता की लाइन भर नहीं है। तो ये क्या है? ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है कि इस धरती पर हर कोई मूल निवासी है, कोई भी यहाँ विदेशी या पराया नहीं है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इस चर्चा को सुन रहे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें, जो शायद अभी ट्रैफिक में फंसा हो या अपने ऑफिस के काम से ब्रेक ले रहा हो। हाँ, एक आम इंसान के लिए इसका क्या अर्थ है? तो ये दर्शन आज के हमारे इस भागदौड़ भरे और बंटी हुई जीवन में कैसे लागू होता है? हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसका सीधा असर हमारी सोच पर पड़ता है। ये हमें आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की ओर ले जाता है। जरा सोचिए, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम सभी इस दुनिया में अकेले आए हैं और हमारी बुनियादी चिंताएं, हमारी पीड़ा और हमारी खुशियां एक जैसी हैं, तो हम एक दूसरे से लड़ कैसे सकते हैं? वही बात है। तो फिर हम एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? आज जब हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, तो हर जगह बस हम बनाम वो का नैरेटिव चल रहा है। हाँ, अस वर्सेस देम की मानसिकता हावी है। यह सोच हमें उस विभाजनकारी मानसिकता से बाहर निकालती है। जब आप ये समझ लेते हैं कि कोई पराया नहीं है, तो आप दूसरे इंसान के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें एक जबरदस्त ऊर्जा और आशा से भर देती है कि हम सब मिलकर एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। ये बात सच में बहुत प्रेरित कर रही है। मतलब ये केवल सकारात्मक सोच का कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है जिसे पढ़कर भूल जाएं। नहीं, यह जीवन जीने का एक तरीका है। ये एक ऐसा लेंस है जिससे हमें दुनिया को देखना चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है। पूछिए। ये दर्शन सुनने में बहुत आदर्शवादी या कहें आइडियलिस्टिक लगता है। क्या इस विचार को जमीन पर उतारने का कोई व्यावहारिक या प्रैक्टिकल तरीका भी इन स्रोतों में मौजूद है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब इन स्रोतों की गहराई में ही छिपा है। अच्छा। इस प्रगतिशील सोच को केवल कविताओं, गीतों या बंद कमरों की चर्चाओं तक सीमित नहीं रखा गया। प्रभात रंजन सरकार ने ये महसूस किया कि जिस न्यायपूर्ण और खुशहाल दुनिया की हम बात कर रहे हैं, जहां कोई पराया नहीं है, हाँ, उस दुनिया को बनाना कैसे है? उस दुनिया को आकार देने के लिए ठोस आर्थिक और सामाजिक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। जब तक समाज में गहरा आर्थिक असंतुलन रहेगा, तब तक ये दर्शन सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगेगा। ये बात तो 100% सच है। खाली पेट दर्शन समझ नहीं आता। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने इसी सार्वभौमिक मानवतावाद के आधार पर एक पूरा का पूरा सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे प्राउट कहा जाता है। प्राउट, ये शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुना। इसका पूरा मतलब क्या है? प्राउट का मतलब है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो ये थियरी कहती है कि इस धरती के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संसाधनों पर हम सबका समान अधिकार है। यानी रिसोर्सेज पे सबका हक है। जी। इन संसाधनों का इस्तेमाल कुछ मुट्ठी भर लोगों के लालच या मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति की प्रगति के लिए होना चाहिए। ये तो सीधे तौर पर गीत की उस लाइन सबाए आपन पर कहने का व्यवहारिक और आर्थिक रूप हो गया। बिल्कुल, आपने एकदम सही कड़ी जोड़ी है। सच में ये तो बहुत तार्किक बात है। अगर सब अपने हैं तो फिर ये कैसे संभव है कि कुछ लोग भूख से मरें और कुछ के पास बेहिसाब दौलत हो? प्राउट इसी असंतुलन को दूर करने का एक तार्किक और प्रगतिशील ब्लूप्रिंट है। तो ये समानता कैसे लाता है? ये सिर्फ पैसे बांटने की बात नहीं करता, बल्कि ये हर व्यक्ति की क्षमता का अधिकतम और सकारात्मक उपयोग करने की बात करता है। प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन। हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करता है जहां इंसान का शोषण न हो और हर व्यक्ति को भौतिक सुरक्षा मिले, ताकि वो अपनी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सके। ये बहुत ही शानदार विचार है। गीत संख्या 258 में जिस नई चेतना को जगाने की बात की गई है, वो नई चेतना जब समाज के ढांचे में उतरती है तो वो प्रागट का रूप ले लेती है। वाह, क्या अद्भुत जुड़ाव है। मतलब बात शुरू हुई थी एक सुबह के उगते सूरज से और उसकी लालिमा से। जी।
एक गीत से, हाँ, और वो विचार गहराई में उतरकर एक पूरे नए समाज, एक नए आर्थिक और सामाजिक सिस्टम के निर्माण तक पहुंच गया। यही इसकी शक्ति है। यह सचमुच एक सभ्यता का ब्लूप्रिंट है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सिर्फ इस मौजूदा सिस्टम की खामियों को सहन करने या उन पर शिकायत करने के लिए नहीं है। हम एक नए सवेरे, एक नए समाज के निर्माता हो सकते हैं। और यही इन 5018 गीतों की सबसे बड़ी जीत है। वे आपको सिर्फ शांत नहीं करते, वे आपको जगाते हैं, वे आपको एक गहरी ऊर्जा से भर देते हैं कि आप बदलाव ला सकते हैं। मुझे लगता है कि आज के हमारे संवाद का जो मुख्य स्वर है, प्रगतिशील रहना, आशावादी होना और ऊर्जा से भरा होना, वो सीधे तौर पर इन रचनाओं से मेल खाता है। एकदम सही। और अगर समाज को बेहतर बनाना है, खुशी और न्याय के साथ जीना है, तो लोगों को इस विचार से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग इस प्रगतिशील विचार को गहराई से समझना चाहते हैं, वो प्राउड स्टडी सर्कल से जुड़ सकते हैं। हाँ, और YouTube चैनल सद्विप्र समाज मूवमेंट या सद्विप्र मूवमेंट को भी देख सकते हैं, जहां इन विचारों पर बहुत काम हो रहा है। ये एक बहुत ही सकारात्मक दिशा है। चलिए अब इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं, ताकि हम इन विचारों को अपने साथ ले जा सकें। आज हमने प्रभात संगीत और उसके रचनाकार प्रभात रंजन सरकार के उस विशाल योगदान को समझा है। जी। हमने देखा कि कैसे 1982 से 1990 के बीच मात्र 8 सालों में 5018 गीतों की रचना करना एक ऐसी अद्वितीय घटना है जो मानव इतिहास में बेमिसाल है। और हमने ये भी समझा कि ये सिर्फ संगीत का व्याकरण नहीं था, बल्कि लोक कला और शास्त्रीय संगीत का एक अभूतपूर्व संगम था, जिसमें यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म का दर्शन कूट-कूट कर भरा था। बिल्कुल। और सबसे खास बात जो हमने गीत संख्या 258 के विश्लेषण से सीखी कि ये सोच कितनी प्रगतिशील, ऊर्जावान और आशावादी है, जो आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमने देखा कि कैसे लाल रंग में रंगा ब्रह्मांड एक नई चेतना का प्रतीक है। यह हमें बताती है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक है, यहाँ हर कोई अपना है, सबाई आपन पर के नहीं, और कोई भी पराया नहीं है। हाँ। और इस विचार का व्यावहारिक रूप हमें प्राउड जैसी थ्योरी में देखने को मिलता है, जो संसाधनों के सही और प्रगतिशील इस्तेमाल की वकालत करती है। ये सब मिलकर एक न्यायपूर्ण और सुंदर समाज बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस पूरी चर्चा ने निश्चित रूप से कई नए आयाम खोले हैं। हमने न सिर्फ कला को समझा है, बल्कि कला के पीछे के विशाल उद्देश्य को भी समझा है। सच में आज का ये विषय बहुत ही प्रेरक रहा है। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर मानवता के भविष्य को संवारने वाला 5018 गीतों का इतना विशाल और गहरा ब्लूप्रिंट, जी, जो न्याय, एकता, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म और एक नए सवेरे की बात करता है, इतने सालों तक दुनिया की नजरों से इतना अनजान और छिपा हुआ रह सकता है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी इस दुनिया के इतिहास में और शायद आज हमारे आसपास ही ऐसे और कितने ज्ञान, एकता और आशा के अनमोल भंडार मौजूद हैं, जिन्हें हमने अभी तक देखा ही नहीं है, जो शायद हमारी नजरों के सामने ही हों। बिल्कुल। और वो इसलिए नहीं कि वो मौजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें खोजने के लिए सही दिशा में नहीं देख रहे हैं, या हम गलत जगह फोकस कर रहे हैं। हाँ, या शायद हम मुख्य धारा के सोशल मीडिया और रोजमर्रा की नकारात्मकता के शोर में इतने खो गए हैं कि हमने असल खजानों की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। ये इस बात का सबूत है कि खजाने अक्सर वहीं होते हैं जहां हम देखना भूल जाते हैं। बिल्कुल। यह हम सबके लिए एक चुनौती है कि हम अपनी चेतना को जगाने के लिए आगे और क्या-क्या खोज सकते हैं। एक नए सवेरे की तलाश कहां से शुरू होती है, ये पूरी तरह से हम पर और हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। एकदम सही बात है। आज की इस गहरी और ऊर्जा से भरी चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, आलोचनात्मक रूप से सोचते रहिए और एक बेहतर न्यायपूर्ण दुनिया की उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए।